नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज इस वीडियो में मैं दूंगा आपके कुछ और सवालों के जवाब। तो शुरू करते हैं ये सवाल जवाब का सिलसिला और लेते हैं एक एक करके कुछ सवाल। पहला सवाल जो मैं ले रहा हूं ये पूछा है रमेश महंतो ने। तो रमेश जी, आपने बताया कि आपकी एज है 35 ईयर्स की और 20 साल के लिए आपको इन्वेस्ट करना है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में 1000 रुपीज़ पर मंथ की SIP कर रहे हैं आप, और साथ ही निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड में 2000 रुपीज़ की SIP, और उसके अलावा आपके पास है SBI ब्लू चिप फंड जिसमें 500 रुपीज़ की SIP चल रही है, और आपका लक्ष्य है 1 करोड़ का। तो इस वक्त पर आप जो टोटल इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हो रहा है आपका सिर्फ 3500 रुपीज़, और आपने स्मॉल कैप में किया है, मिड कैप में थोड़ा सा है आपका SBI ब्लू चिप फंड में, और निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड जो है उसके जरिए आपका इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी में हो रहा है। तो स्मॉल कैप में एक्सपोजर ज़्यादा है, मिड कैप में काफ़ी कम है, और लार्ज कैप में भी कम है। तो आपको अपना इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ाना है तो आपको मल्टी कैप में यदि आप बढ़ाएंगे तो भी ठीक है, निपॉन इंडिया मल्टी कैप में। अदरवाइज़ अलग से आप एक मिड कैप फंड लीजिए, और SBI ब्लू चिप फंड में भी आप इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं टारगेट की। आपने कहा है 20 साल में चाहिए आपको कितना पैसा, 1 करोड़ रुपया। अगर मैं 12% के CAGR पर कैलकुलेट करूं तो लगभग 11,000 पर मंथ आपको इन्वेस्ट करने चाहिए, ताकि वो बनेंगे 20 साल में 1 करोड़ रुपए। दूसरी बात, यदि आप स्टेप अप ऑप्शन लेते हैं कि आप हर साल मान लीजिए 10% से अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाते जाते हैं, तो उस केस में 1 करोड़ रुपये इकट्ठा करने के लिए आपको 5500 रुपीज़ पर मंथ की SIP करनी होगी। चलिए, ये तो आसान है क्योंकि ऑलरेडी आप 3500 कर रहे हैं, और 2000 बढ़ाएंगे ये हो जाएगा 5500, और फिर 10% से स्टेप अप करेंगे तो 1 करोड़ रुपया इकट्ठा हो सकता है 20 साल में। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। वजह यह है कि यदि मैं 6% का इन्फ्लेशन लेकर चलूँ, महंगाई दर, तो 20 साल के बाद 1 करोड़ की वैल्यू आज के लगभग 31 लाख के आसपास होगी। तो इसके लिए यदि आपको आज के 1 करोड़ रुपए के बराबर इकट्ठा करना है तो आपको 3 करोड़ से भी ज़्यादा अमाउंट इकट्ठा करना चाहिए। तो इसके लिए आप समय के साथ इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाते रहें, ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। चलिए लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है मनोतोष दास ने। आपने बताया कि आपके पास है SBI स्मॉल कैप फंड जिसमें 1000 रुपीज़ की SIP है, और साथ ही SBI मिड कैप फंड में भी आप SIP कर रहे हैं 1000 रुपीज़ पर मंथ की, और पिछले 1 साल से आपने शुरुआत की है इस इन्वेस्टमेंट की, और 15 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और एक और फंड आपको लेना है, वो आप जानना चाहते हैं कहाँ करना चाहिए। तो आपने मिड कैप स्मॉल कैप दोनों लिए हुए हैं, लार्ज कैप मिसिंग है। तो आप एक काम कीजिए, निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड ये आप ले लीजिए। इसमें जैसे कि ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स या आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड लिया जा सकता है। इससे आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह के मार्केट कैप वाले म्यूचुअल फंड्स होंगे, और ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रहेगा। और बढ़ते हैं आगे, लेते अगला सवाल जो पूछा है अनिल राणा भट्ट ने। अनिल जी, आपने बताया है कि आपके पास है टाटा स्मॉल कैप फंड 5000 की SIP है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 5000, ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड में 5000, और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 5000, और 5000 रुपीज़ आप और ऐड करना चाहते हैं। आपके पास स्मॉल कैप है, मिड कैप है, और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के जरिए आपका एक्सपोजर लार्ज कैप में है और इंटरनेशनल इक्विटी में भी है। साथ ही आपके पास एक सेक्टोरल फंड भी है, और वो है टेक्नोलॉजी फंड। तो लॉन्ग टर्म की यदि बात की जाए, आप बात कर रहे हैं 25 साल की, तो 25 साल के हिसाब से ये सभी फंड्स अच्छे हैं, और आप बिल्कुल इन फंड्स के साथ आगे बढ़ सकते हैं। और जहाँ तक सवाल है कि आपको एक फंड और बढ़ाना है, तो आपके पास क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप तो है ही, और जैसा मैंने कहा कि लार्ज कैप में भी आपका एक्सपोजर है, आप एक मल्टी कैप फंड ले लीजिए। तो मल्टी कैप के जरिए आपका इन्वेस्टमेंट अगेन लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह के मार्केट कैप वाले
शेयर्स में होगा। और इसके लिए आप ICICI प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड या निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड को कंसिडर कर सकते हैं। अगर हम ये लेके चलें कि 25 साल का नज़रिया है और आपने स्मॉल कैप और टेक्नोलॉजी फंड्स को शामिल किया हुआ है, चलिए 15% के CAGR पर कैलकुलेट कर देते हैं। तो 15% के हिसाब से 7 करोड़ रुपए इकट्ठे हो सकते हैं 25 साल में, यदि SIP होगी 25,000 की। और यदि यहाँ पर 5% से भी स्टेप अप किया जाता है हर साल, तो 9.56 करोड़ रुपए के आसपास इकट्ठा हो सकते हैं। तो मैं तो कहूँगा कि आप 5% या 10% सालाना स्टेप अप करें तो ये और भी अच्छा रहेगा। बाकी फ़िलहाल आप 100 रुपये कर रहे हैं, तो बाद में 200-500 रुपये जैसा हो सके आप बढ़ाते रहिए, लेकिन फिक्स्ड परसेंटेज से करेंगे तो मेरे हिसाब से ये और भी आपके लिए आसान हो जाएगा और एक बड़ी राशि आप इकट्ठा कर पाएंगे। ऑल द बेस्ट टू यू। आप लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है चंदन चक्रवर्ती ने। चंदन जी, आपने बताया है कि आप ने 20 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड में Feb 2023 में, और अब आप रेगुलर से डायरेक्ट में स्विच करना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि क्या आपको ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप में करना चाहिए या फिर आपको SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड में ही रहना चाहिए, यानी कि उसके डायरेक्ट प्लान में। मैं एक बात बताऊंगा आपको कि देखिए, दोनों ही फंड्स एक ही कैटेगरी के हैं और SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड ने भी अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन यदि दोनों फंड्स को कंपेयर करें तो मेरे हिसाब से ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड एक बेहतर फंड है। और मैं बेहतर इसके लिए कह रहा हूं कि जब हम रिटर्न्स की बात करते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि पोर्टफोलियो में रिस्क कितना है। तो अगर जो मैंने इवेल्युएट किया है, जो मैंने एनालिसिस किया है दोनों के पोर्टफोलियो को, तो मुझे इन दोनों में से ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड अच्छा लगता है। अब रही बात स्विच करने की, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आधा पैसा यहीं पर रखिए और इसमें से आधा पैसा आप ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड में स्विच कर सकते हैं और इससे आपको 2 अलग अलग फंड का बेनिफिट मिलेगा, यानी कि 2 अलग अलग फंड मैनेजर्स के इन्वेस्टमेंट स्टाइल का आपको बेनिफिट मिलेगा। और यदि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन बहुत लंबा है तो आप एक मल्टी कैप फंड को भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि लार्ज एंड मिड कैप फंड के मुकाबले यदि मल्टी कैप करते हैं तो उसमें स्मॉल कैप का भी एक्सपोजर होगा। तो यदि नज़रिया आपका बहुत लंबा है, 15-20 साल की आप बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ प्लान हो तो आप मल्टी कैप भी ले सकते हैं और वहाँ पर भी ICICI प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड कंसिडर किया जा सकता है। दूसरा, आपने कहा है कि यहाँ पर जब आप स्विच करेंगे तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को कैसे अवॉइड किया जा सकता है। तो जब आप रेगुलर प्लान से डायरेक्ट प्लान में स्विच करेंगे, चाहे आप SBI के ही फंड में करें या फिर दूसरे फंड में करें, तो यहाँ पर यूनिट्स तो आपकी रिडीम होंगी, तो बेशक यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल होगा। लेकिन ये ध्यान रहे कि 1 लाख रुपए तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम इक्विटी और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स एग्जेम्प्टेड होता है। तो जब आप यहाँ से स्विच करेंगे, यदि आप पूरे पैसे को स्विच कर रहे हो, तो करीब करीब मुझे लगता है कि जिस पीरियड में आपने इन्वेस्ट किया है, आपका 5 लाख के आसपास का प्रॉफिट आपको हो सकता है। और हाँ, यहाँ पर एक बात ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपने Feb 2023 में किया है, तो 1 साल तो आपको कंप्लीट करना होगा। तो यानी कि आप 2024 में Feb की उस डेट को, जिस डेट पे आपने किया था, उससे 1 दिन बाद आप ऐसा करेंगे, तभी ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए क्वालिफाई करेगा। तो इस वक्त पर करेंगे तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, लेकिन यदि आप Feb में करते हैं और उस डेट के बाद जिस डेट में आपने 2023 में किया था, तो फिर ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। जैसे मैंने कहा कि 1 लाख रुपए तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एग्जेम्प्टेड है। तो यदि आप पार्शियल स्विच कर रहे हैं इसमें से कि आप आधा ही रहने दें रेगुलर में ही और आधे को स्विच करें, तो हो सकता है कि आपका जो गेन हो, यदि विदिन 1 लाख है, जितना अमाउंट आप स्विच करेंगे तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और यदि उससे ज़्यादा है तो 1 लाख को छोड़कर बाकी का जो होगा वही आपका टैक्सेबल होगा। तो ये आप कर सकते हैं। और इसके अलावा अंडर सेक्शन 54F ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, यदि कोई
लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट अदर देन रेजिडेंशियल हाउस ट्रांसफर किया जाता है और उस पर कैपिटल गेन होता है, तो यदि वो ट्रांसफर अमाउंट जो है, जो भी पूरा प्रोसीड है, उसे रेजिडेंशियल हाउस में इन्वेस्ट किया जाए तो उस केस में वो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है वो एग्जेम्प्ट हो सकता है। ऐसी कुछ कंडीशंस भी हैं, तो ये मैं कभी अलग से वीडियो बना के आपको बताऊंगा कि 54 और 54F के तहत कैसे टैक्स में छूट मिलती है, लेकिन ये अलग से एक बड़ा सब्जेक्ट है। बट फिलहाल के लिए आपको ये जानना था कि इस पर टैक्स कैसे अवॉइड करें, तो अवॉइड तो नहीं किया जा सकता है। तो जैसा मैंने कहा कि 1 लाख रुपए तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम इक्विटी शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स एक फाइनेंशियल ईयर में एग्जेम्प्टेड होता है, तो वो बेनिफिट आप जरूर ले सकते हैं। और अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल जो पूछा है करण जग्यासी जी ने। करण जी, आपने बताया है, अच्छा पहले तो आपने कहा है कि आप मेरे वीडियो रेगुलर देखते रहते हैं और काफ़ी टाइम से फॉलो भी कर रहे हैं और आपको मेरे आइडियाज़ भी अच्छे लगते हैं। थैंक यू वेरी मच करण जी। इसी तरह से आप वीडियो देखें और अपने सजेशंस भी आप देते रहें। और आपका सवाल ये है कि आपको 17 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में, आप जानना चाहते हैं कि लमसम में किया जाए या SIP किया जाए। देखिए, SIP आप तब करते हैं जब आप अपनी रेगुलर इनकम से कुछ पैसे बचाकर इन्वेस्ट कर रहे हों। ऑलरेडी पैसे अवेलेबल हों तो फिर उसे सेविंग्स बैंक में रख के क्या करेंगे आप। इससे अच्छा है कि आप इसे इन्वेस्ट करें। हाँ, लमसम में मतलब एक दिन में ना करें, लेकिन स्टैगर्ड मैनर में आप कर सकते हैं। तो या तो आप खुद डिसाइड कर लें, अगर मान लीजिए 17 लाख कर रहे हैं तो कैसे 25,000 रुपीज़ करके आप इसको इन्वेस्ट करते जाएं। और उससे बेहतर होता है STP यानी कि सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान। STP में आप क्या करते हैं, जो टोटल अमाउंट है उसे आप पहले इन्वेस्ट करते हैं एक कम रिस्क वाली डेट स्कीम में। तो मान लीजिए कि आपको एक स्कीम में इन्वेस्ट करना है, उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं लार्ज कैप फंड में करना है किसी फंड हाउस के, तो उसी फंड हाउस के लिक्विड फंड में या फिर अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में आप पैसों को पार्क कर देंगे और फिर आप वहाँ से STP सेटअप कर देंगे कि कितना अमाउंट हर दिन या हर वीक या हर महीना आपके उस लिक्विड फंड या अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड जहाँ पर आपने पार्क किया हुआ है वहाँ से जो टारगेट स्कीम है जो इक्विटी फंड में आपको इन्वेस्ट करना है वहाँ पर इन्वेस्ट होता रहेगा। तो इसमें सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान वाले ही बेनिफिट्स हैं, लेकिन जो आपका पैसा है वो सेविंग्स बैंक से नहीं जाता, बल्कि जिस लो रिस्क वाले डेट फंड में आपने इन्वेस्ट किया है वहाँ से वो इक्विटी फंड में इन्वेस्ट होता है। तो ऐसा कर लीजिए। अब बात रही स्कीम की और आपने कहा है कि 15 साल का नज़रिया है, तो अगर 15 ईयर्स के हिसाब से आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं और मार्केट के उतार चढ़ाव से आपको डर नहीं लगता है, भले ही आप कह रहे हैं 15 साल, लेकिन बीच में यदि गिरावट आती है तो उस वक्त पर घबरा कर निकल गए तो फिर फ़ायदा नहीं है। तो यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए डटे रहेंगे मार्केट में, तो मैं कहूँगा कि आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह के फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। इंटरनेशनल फंड भी आपके पास होगा और भी अच्छा है। तो लार्ज कैप में आप ICICI प्रूडेंशियल इक्वल वेट इंडेक्स फंड या आदित्य बिरला सन लाइफ इक्वल वेट इंडेक्स फंड कंसिडर कर सकते हैं। मिड कैप में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड अच्छा फंड है, वो कंसिडर किया जा सकता है। स्मॉल कैप के लिए निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड या कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड ये कंसिडर किए जा सकते हैं। और इंटरनेशनल फंड में आप ICICI प्रूडेंशियल US ब्लू चिप फंड या फिर एक इंटरनेशनल इंडेक्स फंड जैसे कि ICICI प्रूडेंशियल NASDAQ 100 या मोतीलाल ओसवाल NASDAQ 100 फंड ऑफ फंड, इस तरह के एक NASDAQ 100 फंड को आप कंसिडर कर सकते हैं। और यदि आपको मार्केट के उतार चढ़ाव से घबराहट होती है तो ऐसे में आप बेहतर होगा कि कुछ बैलेंस एडवांटेज फंड और लार्ज कैप इंडेक्स फंड्स इस तरह के फंड्स में इन्वेस्ट करें। स्मॉल कैप फंड को आप फिर स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि लार्ज कैप में वॉलेटिलिटी नहीं होती है, उतार चढ़ाव नहीं होता है, लेकिन स्मॉल कैप में ये जोखिम थोड़ा ज़्यादा होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि जिन सवालों के मैंने उत्तर दिए वो आपको ठीक से समझ में आ गए होंगे और इसी तरह से आपके सवाल और सुझाव आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करते रहें। और इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाज़त, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।